जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा रथ में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से द्वितीय नंबर के ज्योतिर्लिंग आते हैं, यानी कि दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग आते हैं। आज के दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आपको कैसे दर्शन करना है, यहाँ आपको कैसे पहुँचना है, कितने दिन की ट्रिप रहेगी, कौन कौन से यहाँ दर्शनीय स्थल हैं। साथ ही साथ मेरे पीछे देख सकते हैं ये भोलेनाथ की भव्य मंदिर, यहाँ आपको कैसे दर्शन करना है, इसकी दर्शन प्रणाली क्या है, कितना समय लगेगा और यहाँ से आपको आने जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं, हर एक चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बनी रहेगा मेरी वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि आपको इस श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो चलिए बिना विलंब के आइए मेरे साथ घूमिए आप इस खूबसूरत से श्रीशैलम। दोस्तों बात करते हैं कि इस श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन आते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 मेजर मोड आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों हालांकि जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का श्रीशैलम से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन। मरकापुर रोड से दोस्तों आपको टैक्सी मिल जाती है शेयरिंग में, या फिर आप चाहे तो बस भी ले सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली श्रीशैलम मल्लिकार्जुन पहुँच सकते हैं। 2 घंटे का सफर होता है। तो एक तो था मरकापुर रोड, आप पहुँचकर यहाँ आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको मरकापुर के लिए ट्रेन शायद नहीं मिलेगी ज़्यादा, तो फिर आप आ सकते हैं कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन दोस्तों तेलंगाना का एकमात्र बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको यहाँ से आने के लिए बसेस की ऑप्शन होती है, टैक्सी की ऑप्शन होती है। और कर्नूल से लेके यहाँ श्रीशैलम आने के लिए आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट की बस भी मिलती है, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टैक्सीज भी मिलती हैं जो कि आप हायर करके आ सकते हैं। डिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों तो 180 किलोमीटर होते हैं और लगभग आपको 6 से 7 घंटे का समय यहाँ आने के लिए लग जाता है। यदि दोस्तों आपको कर्नूल सिटी या फिर मरकापुर रेट तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आपके पास एक बड़ा ऑप्शन और आता है बाई ट्रेन का, वो है आपका हैदराबाद का रेलवे स्टेशन। दोस्तों हैदराबाद में टोटल 3 मेजर रेलवे स्टेशन है, जिनमें से एक आता है काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, दूसरा आता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और तीसरा आता है हैदराबाद नेमपाली रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये हैदराबाद के 3-4 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां पे देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी हैदराबाद के लिए। तो आप हैदराबाद आ जाइए और हैदराबाद से आप बाई बस के माध्यम से आप डायरेक्टली श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हैदराबाद से श्रीशैलम की बाई रोड यात्रा की, तो दोस्तों ये आपकी लगभग 250 किलोमीटर की पड़ती है और इसमें आपको दोस्तों समय 6 घंटे का लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि हमको बस कहां से मिलेगी हैदराबाद में। तो दोस्तों हैदराबाद में मेन बस स्टैंड, जिसको महात्मा गांधी बस स्टैंड बोला जाता है, शॉर्ट में इसको MGBS भी बोला जाता है। तो दोस्तों MGBS आ जाइए। यहाँ पे 23 नंबर प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पे AC बस और नॉन AC बस दोनों ही बस देखने को मिलेगी आपको डायरेक्ट श्रीशैलम जाने के लिए। दोस्तों ये यात्रा आपको दोस्तों 250 किलोमीटर की लगभग 6 घंटे की लगती है और आप डायरेक्टली 6 घंटे की यात्रा करके श्रीशैलम के बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों किराए की, तो जो AC बस का किराया होता है दोस्तों वो 650 रुपये होता है। यहाँ पे दोस्तों जो AC बस चलती है वो राजधानी के नाम से चलती है, जो कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस होती है। इसी तरीके से अगर आप नॉन AC बस लेते हैं तो वो 550 रुपये की किराया होती है और आप डायरेक्टली श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। रेट में दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप AC बस लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि AC बस का स्टॉपेज डायरेक्ट आपका श्रीशैलम ही होता है। कुल मिलाकर AC बस आपकी डायरेक्ट चलती है, इसलिए इसका नाम राजधानी रखा गया, राजधानी बस का नाम है। और अगर आप मैं बात करूं नॉन AC में जाएंगे तो किराया जरूर आपका 100-150 रुपये कम पड़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होने के कारण हो सकता है यहाँ पे आपको 7 घंटे का भी ट्रैवलिंग देखने को मिल जाए। तो बेस्ट है कि आप राजधानी बस लीजिए, आराम से आप अपना सफर का इंजॉय करते हुए, पूरे वादियों का इंजॉय करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे श्रीशैलम। वही अगर मैं बात करूँ कि यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट का भी दोस्तों एकमात्र ऑप्शन है, वो है आपका यहाँ का हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। यहाँ आइए और यहाँ से अगेन यही बस की प्रोसीजर आप लेकर आप डायरेक्टली श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप टैक्सी लेकर हायर करना चाहते हैं और वहां जाना चाहते हैं तो हैदराबाद से आपको डायरेक्टली शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, साथ ही साथ आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम श्रीशैलम पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ स्टे लेना चाहिए, क्या क्या हमको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि श्रीशैलम एक छोटा सा टाउन है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, ये पहाड़ पर बसा हुआ है, जो कि ये श्रीशैलम धार्मिक स्थल होने के कारण ही इसका थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार और विकास दोनों यहाँ पे चालू है। तो यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि होटल अकोमोडेशन के 2 ऑप्शन आते हैं। पहले तो ऑप्शन ये है कि आपका प्राइवेट होटल्स, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से यहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से प्रोवाइड करने वाला रूम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं श्रीशैलम देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से होने वाले रूम के यहाँ पे स्टे की बात करूं, जो कि मैं वहां पे रुका हुआ था गौरी सदन में। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग नाम से सदन बनाए गए, यानी कि अलग अलग नाम से कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक आता है गंगा सदन, गौरी सदन,
श्रीशैलम देवस्थानम सदन, इस तरीके से अनेक सदन बने हुए हैं जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आप मत कीजिए, ऑनलाइन आप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन वेबसाइट नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखी है, साथ ही साथ पॉपअप में भी आ रहा है श्रीशैलदेवस्थानम.org.in में जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 800 रुपए में दोस्तों आपको एसी रूम प्रोवाइड किया जाता है। वही अगर नॉन एसी की बात की जाए दोस्तों तो 500 से 600 रुपए का फेयर होता है नॉन एसी का। तो रूम काफी नीट एंड क्लीन होते हैं, साफ सुथरे रूम होते हैं और काफी बड़ा स्पेशियस रूम होता है। तो एक डबल बेड में आप ये मान के चलिए कि आराम से 3 आदमी भी वहां पे एकोमोडेट कर सकता है। तो आप यहाँ पे अपना स्टे ले सकते। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स में दोस्तों रेंज आपका वही 1000, 1200, 1500 डिपेंड करता है कि सैटरडे संडे है या फिर आपका कोई सीजन होने के कारण तब रेट थोड़े से ज्यादा हाइक पे होते हैं। तो इस तरीके से आप प्राइवेट होटल्स और अपना देवस्थानम का होटल इस तरीके से यहाँ पे अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए क्या क्या चीजों को फॉलो करना है और हमको मंदिर में प्रवेश करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये रहा आपका मुख्य द्वार जहां से मेन एंट्रेंस लाइन लगती है। सबसे पहले दोस्तों मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के लिए यानी कि जो एंट्रेंस द्वार है, यहाँ पे प्रवेश करने के पहले आपको यहाँ पे सामने मिलेगा जूता स्टैंड, जो कि आपको जूता वहाँ पे काउंटर पर डिपॉजिट कर देना है और उसके बाद फिर हम मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव का जयकारा करते हुए हम मंदिर में आपको मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, तो मोबाइल कैमरा के लिए पीछे यहाँ पे टोकन मतलब बूथ बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप जमा कर दीजिए। एक मोबाइल का 10 रुपये यहाँ पे चार्ज दिया जाता है, तो वो रख दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप प्रसाद लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रसाद तभी आप चढ़ा पाएंगे यदि आपके पास वीआईपी टिकट है या फिर आपके पास जलाभिषेक की पर्ची है। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट रजिस्ट्रेशन करवा रखा है पूजा अभिषेक का, तभी आप यहाँ पे जो भी फूल प्रसाद या नारियल होंगे वो चढ़ा पाएंगे, अन्यथा आप बाईपास कर दिया जाता है तो आप नहीं चढ़ा पाएंगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैं गया हुआ था ऑफ सीजन पे, यानी कि मैं गया हुआ था मई मंथ के टाइम पे। तो मई मंथ के टाइम पे दोस्तों उतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं थी श्रीशैलम में। तो दोस्तों आप श्रीशैलम में मान के चलिए कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के जाते हैं या फिर शाम को 5-6 बजे लाइन में लगते हैं, तो ये मान के चलिए कि दोस्तों आपका मैक्सिमम आधे घंटे से 1 घंटे के अंतराल में आप आराम से महादेव के दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो ये फायदा मिलता है। अदरवाइज अगर आप सीजन में जाते हैं तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको 2 घंटा, 2.5 घंटा या फिर हो सकता है 4 से 5 घंटे भी लग जाएं, जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व हो गया या फिर आपका सावन का पर्व हो गया। इन सब में आपको दोस्तों यहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा होती है, जिससे आपको समय ज्यादा लगता है दर्शन के लिए। दोस्तों मंदिर प्रांगण से जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों पार्वती माँ को समर्पित एक और मंदिर है, वहां भी आप जाइए। मैं कैंपस के अंदर के टेम्पल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल जैसा कि मैंने आपको बताया मना था, तो इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा सकता। तो आप इनके भी दर्शन कीजिए और दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। जैसे ही दोस्तों आप मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करूँ कि आप प्रसाद भी ले लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों काउंटर बने हुए हैं जिसमें आपको लड्डू दिया जाता है। 20 रुपए का एक 100 ग्राम का लड्डू होता है, तो आप यहाँ परचेस करके आप अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। दोस्तों चलिए अगली बात करते हैं इसी के साथ ही साथ कि आपको यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, किस तरीके का यहाँ पे हमको खाना पीना मिलेगा, तो वो भी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार के आपको अगेन ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन तो ये दोस्तों कि यहाँ पे श्रीशैलम देवस्थानम की तरफ से होता है फ्री मील प्रसाद, यानी कि यहाँ पे निःशुल्क यहाँ पे आपको भोजन वितरण किया जाता है, जिसको अन्न प्रसादम बोला जाता है, जो कि मंदिर के एग्जिट गेट के ठीक सामने पे यहाँ पे बना हुआ है। इसकी टाइमिंग दोस्तों सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक होती है। इसी तरीके से शाम को भी ये लगभग 8 बजे ओपन होते हैं और 10 बजे तक रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों अगर आप निःशुल्क अन्न प्रसादम लेना चाहते हैं, महादेव का प्रसाद खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ प्राइवेट होटल्स की, तो प्राइवेट होटल्स में भी दोस्तों आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन, इडली, डोसा, हर एक चीज के यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वहां भी आप ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि अब हमको श्रीशैलम में कौन कौन से दर्शनीय स्थल पे घूमना है और हमारा माध्यम क्या होगा इन सभी जगहों को घूमने के लिए। सबसे पहले दोस्तों मल्लिकार्जुन दर्शन करने के पश्चात हमको यहाँ पे जाना है साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल। यहाँ पे गणपति बप्पा जी का यहाँ पे टेम्पल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पहुंचिए और उनके दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले स्थान की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ पे हटकेश्वर टेम्पल। दोस्तों यहाँ पे भी आइए हटकेश्वर टेम्पल पे, यहाँ पे महादेव का ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, इनके आप दर्शन कीजिए। और इन्हीं के ठीक सामने आपके दोस्तों माँ शक्तिपीठ का भी यहाँ पे एक टेम्पल है, तो यहाँ भी आप जाइए और इनके भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप निकल पड़िए अपने और अगले साइड सीनिंग पे, जो कि है दोस्तों आपका फलधारा और पंचधारा। दोस्तों फलधारा पंचधारा एक वाटरफॉल है। हालांकि ये मानसून में इसकी दोस्तों जो फॉल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले 150 सीढ़ियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि 150 सीढ़ी आपको दोस्तों डाउन नीचे में जाएंगे और रिटर्न आते टाइम आप अप स्टेयर करके आएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ नीचे जाइए और यहाँ पे आप इनके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़ी अपने अगले साइड से की तरफ, जो कि है आपका शिखेश्वर स्वामी टेम्पल। ये शिखेश्वरा स्वामी टेम्पल यहाँ पे है, भोलेनाथ जी का मंदिर। और यहाँ हम लोग अभी उस हाइट पे जाएंगे जहाँ से आपको पूरे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन का जो मेन टेम्पल है वहाँ से उसका व्यू दिखता है। हालांकि दूरबीन से देखा जाता है, बट देखते हैं कि आज विजिबिलिटी कैसी है और हमको वहाँ दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ आने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले
सबसे पहले 20 रुपये की यहाँ एंट्री टिकट कटानी पड़ती है। 20 रुपये एंट्री टिकट के बाद ही यहाँ आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पे श्रीशैलम का यहाँ पे पूरा व्यू नजर आता है, पूरी यहाँ की घाटियों का नजर आता है। तो यहाँ से दोस्तों हालांकि अगर फॉग ज्यादा रहने से आपको यहाँ पे ज्यादा धुंध होने के कारण विजिबिलिटी नहीं क्लियर होती, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप दूरबीन से डायरेक्टली वहाँ देख सकते हैं श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो मेन टेम्पल है उसका यहाँ पे गुंबज दिखता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बाइनोकुलर वाले लोग होते हैं दोस्तों 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं और यहाँ से वो दूरबीन से आपको वो मंदिर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये सिद्धेश्वर स्वामी टेम्पल जी के दर्शन करने के पश्चात हम अब निकलते हैं और बढ़ते हैं अगले और अंतिम स्थान की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका पंचगंगा। दोस्तों पंचगंगा आपका मेन श्रीशैलम टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे दोस्तों श्रीशैलम के बगल से यहाँ पे कृष्णा नदी बही हुई है, तो यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ जाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रोपवे का ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। अगर आप रोपवे का ऑप्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपको स्टेयर से जाना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ी इतनी ज़्यादा खड़ी है कि आपको काफ़ी टाइम लगेगा जाने में और वापस आने में। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे रोपवे ले लीजिए। रोपवे दोस्तों आपका यहाँ पे एडल्ट का किराया 80 रुपये है और बच्चों का किराया 60 रुपये है। इस तरीके से आप रोपवे के माध्यम से पहुंचेंगे नीचे घाट के पास, यानी कि कृष्णा नदी के पास, और यहाँ से दोस्तों आपको बोटिंग होती है। सामने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपकी डैम बनी हुई है, यानी कि कृष्णा नदी का डैम बना हुआ है। तो वो डैम तक ले जाके आपको परिक्रमा करा के वापस बोटिंग वाला लेके आ जाएगा। दोस्तों बोटिंग में आपका अगर चार्ज की बात की जाए तो दोस्तों आपका 100 रुपये 200 रुपये चार्ज लेता है। डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन का आप राइड ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको ये चार्ज करते हैं। और ये चार्ज करके वापस आइए आप घाट के पास, अगेन यहाँ से रोपवे में बैठिए और आप ऊपर आ जाइए यहाँ पे पंचगंगा के मेन एंट्रेंस गेट पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये 4 से 5 पॉइंट रहते हैं जिसमें आप सारा साइट सीइंग कवर हो जाता है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये सारी साइट सीइंग को कवर करने के लिए आपका क्या ऑप्शन रहेगा, तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो है वो दोस्तों वो है आपका यहाँ पे ऑटो टैक्सी का, यानी कि आप ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों अगर आप 4 आदमी हैं तो आपको वो 600 रुपये लेगा। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि एक ऑटो में 4 मेंबर होंगे और 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो चार्ज लेगा, और ये सारे पॉइंट को कवर करवा के आपको श्रीशैलम के बस स्टैंड पे या फिर आपके होटल पे ड्रॉप कर देगा। इस तरीके से आप ये ऑप्शन लेंगे तो आपका बहुत ही चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगा श्रीशैलम के लोकल साइट सीइंग के करने के लिए। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको कौन से बेस्ट टाइम पे आना चाहिए श्रीशैलम दर्शन करने के लिए, जिससे आपको ज्यादा रश का भी सामना ना करना पड़े, और हमको कितने दिन की यात्रा बनानी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप श्रीशैलम घूम रहे हैं तो 1 नाइट 2 डेज की आप यात्रा जरूर बनाइए, क्योंकि 1 नाइट 2 डेज में आप श्रीशैलम के मेन टेंपल के भी दर्शन कर लेंगे और आसपास के जितने भी मैंने 5 से 6 दर्शनीय स्थल बताए हैं उनके भी आप यात्रा कर लेंगे। तो आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाइए, ये सफिशिएंट होता है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन घूमने के लिए। और वही अगर मैं बात करूं कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आप किसी भी महादेव के पर्व को छोड़कर अगर आप आते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। और अब अगर आप सीजन में आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको यहाँ पे होटल्स के रेट, खाने पीने के रेट भी महंगे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की यात्रा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप चीपेस्ट से चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपनाते हैं, यानी कि आप हैदराबाद से बाई बस आते हैं या फिर कर्नूल सिटी से आप बाई बस के माध्यम से श्रीशैलम आते हैं, यहाँ पे आप श्रीशैलम देवस्थानम का होटल एकोमोडेशन सेलेक्ट करते हैं, खान पान भी आप नॉर्मल करते हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक व्यक्ति का 1500 से 2000 रुपए का खर्चा आएगा और आप आराम से श्रीशैलम को 1 नाइट 2 डेज में अपने ये कवर कर लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल हैदराबाद से या फिर कर्नूल से अगर आप आते हैं तो वहां से बस के ट्रांसपोर्टेशन, होटल एकोमोडेशन, खाने पीने के खर्चे और आप श्रीशैलम में जो लोकल साइट सीइंग करेंगे उनके खर्चों को ऐड करके मैंने आपको बताया है कि आपका एक व्यक्ति का 1500 से 2000 रुपए खर्चा आएगा और आप श्रीशैलम को अच्छी तरीके से और भली भांति घूम लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, यानी कि श्रीशैलम मल्लिकार्जुन यात्रा कि आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट में आइए और वहां पे आपने जो भी प्रश्न है वो पूछिए, और अगर आपका तो भी सॉल्यूशन ना मिले तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या फिर मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।